36वें संसदीय प्रशिक्षण के अंदर आप सब 17 देशों से आए 44 इंटर्नशिप करने आए सभी अधिकारी और कर्मचारियों का मैं भारत की संसद में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि 17 देशों से आने वाले सभी नौजवान हैं, उसमें महिलाएं भी बड़ी संख्या के अंदर हैं। तो निश्चित रूप से आप लंबे समय तक अपनी अपनी डेमोक्रेसी संस्थाओं के अंदर लंबे समय तक सर्व करेंगे, लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे और जनता के प्रति जवाबदेही बनाएंगे। भारत लोकतंत्र की जननी है, इसलिए इसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। हमारे पुराने इतिहास, हमारी परंपराएं हमेशा लोकतांत्रिक विचारों को मानती है। हमारे कई पुराने इतिहास और पुरातत्व को हम जब पढ़ते हैं तो उसमें किस तरीके से लोकतांत्रिक विचारों, लोकतांत्रिक व्यवहारों, आचरण जीवन के अंदर उसके कारण डेमोक्रेसी हमारे मन विचारों में है। एक लंबे कालखंड के बाद 1947 के अंदर देश आजाद हुआ और उस समय हमारे उन नेताओं के अंदर ये मंथन हुआ कि हमें कौन सी लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाना चाहिए। और बड़े विचार विमर्श के बाद हमने संसदीय लोकतांत्रिक पद्धति अपनाई और दुनिया के अंदर अधिकतम देशों के अंदर अभी संसदीय लोकतंत्र प्रणाली है। और उसके बाद भारत में एक संविधान बना, उस संविधान की लंबी चर्चा हुई, लंबी डिबेट हुई। सभी नेताओं ने चर्चा, संवाद, अपने अनुभव और समाज के अंतिम व्यक्ति की न्याय, समानता, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति और शासन कैसा हो, इस बारे में विचार विमर्श हुआ। और हम आज कह सकते हैं कि भारत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। हमारी संसद, हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं संविधान के माध्यम से चलती है और संविधान के अंदर जनता का शासन हो, जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि शासन करें। इसलिए एक लंबे समय तक, इस 75 साल के अंदर 17 देश के चुनाव हुए, 300 हमारी स्टेट असेंबलीज के चुनाव हुए और जिस तरीके से सहज सत्ता का हस्तांतरण हुआ, ये हमारे संविधान की ताकत है। मुझे आशा है कि आप यहां आए तो संविधान की डिबेट को भी देखेंगे, उसकी चर्चा को भी देखेंगे। समय कम है, लेकिन विभिन्न देशों के लंबे समय तक आप लोकतांत्रिक संस्थाओं में काम करते हैं
तो सभी देशों के अंदर संविधान आपस में चर्चा संवाद से बना है। भारत के संविधान को देखने के बाद आपको लगेगा कि भारत इतनी विशालता, इतनी बहुलतावादा और इतनी विविधताएं हैं, इतनी भाषाएं, इतने धर्म, सबकी समता, सबको समान अधिकार, हर व्यक्ति को न्यायपूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान की विशेषता है। और उस संविधान में हमारी संसदें कैसी होनी चाहिए, उसका कार्यक्रम कैसा होना चाहिए, उसके बारे में भी बहुत डिटेल में व्याख्या की है। संविधान में जब कभी संशोधन करने हो तो उसकी क्या नियम प्रक्रिया होगी, ये भी एक डिटेल में व्याख्या की गई है। मुझे आशा है कि आप 20 दिन तक यहाँ पर आपस में परस्पर चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, अपने अपने देश के अंदर लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली, लोकतंत्र का कार्यक्रम, अपनी संसदों का कार्यक्रम, उस पर भी आप अनुभव साझा करेंगे, विचारों को साझा करेंगे और बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाने की कोशिश करेंगे, ताकि अपना देश एक जवाबदेही के साथ हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं काम करे, इसका प्रयास आप करेंगे। हमारी प्राइड संस्था लगातार सभी देशों की संसद सदस्यों को, उनके अधिकारियों को लगातार प्रशिक्षण आयोजित करती है। प्राइड की एक विशेष प्रतिष्ठा है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वक्ताओं, अनुभवी लोगों को यहाँ पर बुलाया जाता है और उनके अनुभव, उनके विचारों को आपके साथ साझा करने का एक प्रयास किया जाता है। आप भी इतनी दूर से एक प्रतिभागी के रूप में इसलिए आए कि आप एक सर्वश्रेष्ठ अधिकारी के रूप में अपने संसदीय कार्यक्रम को, कार्य पद्धति को, नियम प्रक्रियाओं को किस तरीके से बेहतर बनाने में योगदान दे सकते हैं। आप अपनी अपनी संसदों के अंदर माननीय संसद सदस्यों को एक सहयोगी के रूप में किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं ताकि उनकी कार्य क्षमता बढ़े और उनको कार्य करने में जो कुछ भी हमारे पास संसाधन उपलब्धता है उसका उपयोग वो कर सकें। और इसीलिए आप यहाँ पर इतनी दूर से आए। आप यहाँ हमारे सामने जो लाइब्रेरी उसको भी देखेंगे और हमारी कोशिश है कि दुनिया के जितने भी देश हैं उन सभी लाइब्रेरियों का और हमारी भारत की लाइब्रेरी का एक कोलैबोरेशन हो, ताकि वहाँ की संसदीय परंपराएं, प्रथाएं, बेस्ट प्रैक्टिसेस, वहाँ की डिबेट, चर्चा को हम एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकें। भारत के अंदर भी उच्च कोटि की चर्चा संवाद का स्तर है। यह हमने 75 साल के अंदर संसद के माध्यम से, चर्चा संवाद के माध्यम से बहुत बड़ा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किया। और इसीलिए इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर
लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ पद्धति अपनाते हुए हमारी नियम प्रक्रियाओं को संसदों सदस्यों के अनुकूल हो, उनको चर्चा संवाद सहमति असहमति की पूर्ण स्वतंत्रता हो। एक व्यक्ति भी किसी बिल पर या किसी मोशन पर विरोध प्रकट करना हो तो उसको मत मांगने का अधिकार भारत की संसद के अंदर है। किसी भी माननीय सदस्यों को चर्चा संवाद में सहमति असहमति का अधिकार है और इसीलिए बहुमत से निर्णय होना, बहुमत से विधेयक पारित होना, विधेयक पर व्यापक चर्चा संवाद होना, ये हमारी संसद की बेस्ट परंपरा पद्धतियां हैं। आप विधि निर्माण की पद्धतियां परंपराओं को भी यहां देखेंगे, संविधान संशोधन के अंदर उनकी नियम प्रक्रियाओं को भी देखेंगे कि किस तरीके से संविधान संशोधन के अंदर पारदर्शिता हो। इसलिए दोनों सदनों के अंदर संविधान संशोधन में पूर्ण बहुमत होना चाहिए, जिसके आधार पर संविधान संशोधन हो। और उस संविधान संशोधन के बाद भी हमारी न्यायपालिका भी इतनी सुदृढ़ है कि वो उसकी समीक्षा करने का उसको अधिकार है। इसलिए शासन में हमेशा पारदर्शिता रहनी चाहिए, जवाबदेही रहनी चाहिए, शासन जनता के लिए उत्तरदायी रहना चाहिए। यह हमारी संसदीय परंपराओं का हिस्सा है। मुझे आशा है कि 20 दिन तक आप भारत के अलग अलग क्षेत्रों की विविधताओं को देखेंगे, किस तरीके से हमारी अलग अलग भाषा, अलग अलग खान पान, अलग अलग भोजन, अलग अलग हमारे ऐतिहासिक पुरातत्व संपदाएं, हमारा इतिहास, हमारी गौरवशाली परंपराएं, हमारा गौरवशाली इतिहास, ये सब आपको विभिन्न जगह जाने पर अनुभव होगा। मुझे लगता है कि प्राइड ने कार्यक्रम बनाया होगा आपके विजिट का भी, तो वहां पर आप जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको इस अनुभव का लाभ मिलेगा। और 20 दिन तक जब 17 देशों के लोग एक साथ रहते हैं तो निश्चित रूप से अपने अपने देशों के कार्यक्रम पर चर्चा होती है, संवाद होती है और उसके अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं उसको आप सीख कर जाएंगे, अनुभव करके जाएंगे और अपनी अपनी संसदों के अंदर अपनी संसदीय व्यवस्थाएं हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप उस कार्यक्रम को श्रेष्ठता से कर पाएंगे। इसलिए जीवन में शिक्षण प्रशिक्षण लगातार प्रक्रिया है। भारत में हमारा मानना है कि कितनी भी उम्र का व्यक्ति हो, कितना भी अनुभवी व्यक्ति हो, शिक्षा और प्रशिक्षण हमेशा अधूरा है। हर व्यक्ति को सीखने का, नए अनुभव करने का, नया ज्ञान अर्जित करने का हमेशा जिज्ञासा होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जब 20 दिन तक आप कुछ चर्चा संवाद में यहाँ से कुछ सीखेंगे, अपने देश की बेस्ट प्रैक्टिस का पेपर भी हमें देके जाएंगे, तो हो सकता है कि आपके अनुभव का लाभ भारत की संसद ले, हमारे कर्मचारी आपके यहाँ जो सिस्टम कार्य होते हैं उसको एडॉप्ट करें। ये सब प्रशिक्षण में हम एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। आपको भारत की संसद में पुनः मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। Thank you so much, sir.
Now I will request that we will take just 2 to 3 questions, and I think anybody who wants to. Yes, ma'am, please start. 1 मिनट रुक जाए जी, just wait for a minute so that. Yes, ma'am, now you can ask your question. Thank you, Honorable Speaker, for your अपना देश का नाम remarks. जरूर बता दें, कंट्री Zimbabwe. My name is Ntandose Hlavangana from Zimbabwe. जिम्बाब्वे. We have adopted most of the procedures in Parliament from India, so it has inspired how our Parliament operates for the most part. But this is an observation from being in India for the past 7 days. I noticed there was a national education policy which was to promote gender equality for women. However, I'm noticing as we are traveling around, sightseeing, seeing a lot of things in hotels, it's mainly men that are working. In markets, it's mainly men that are out there selling. I'm seeing men are the ones that are actually doing all the business, and I'm not seeing women. Is there anything that has been contributed towards that, or is that why the national education policy was implemented, but I'm still not seeing the fruits of it so far in the past 7 days? If you may shed some light on that. Thank you. ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया. भारत में आजादी के पहले 1857 में जब पहली आजादी हुई की शुरुआत हुई, तो उस आजादी की लड़ाई को भी रानी झांसी जी ने शुरू की, और उसके बाद आजादी के अंदर कई महिलाओं का योगदान रहा. लेकिन आजादी के पहले शिक्षा के क्षेत्र के अंदर महिलाओं का शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम था, और उस कारण से आजादी के बाद विशेष रूप से महिला शिक्षा पर ध्यान दिया गया. कई आजादी के पहले भी कई सामाजिक आंदोलन हुए महिला शिक्षाओं के लिए. आज महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्री फुले की जयंती है. उन्होंने उस समय जब महिलाएं स्कूल नहीं जाती थी, कॉलेज नहीं जाती थी, एक सामाजिक आंदोलन शुरू किया, और उस सामाजिक आंदोलन का उनको बहुत विरोध सहना पड़ा आजादी के पहले. लेकिन उन्होंने उस आंदोलन को शुरू किया और महिला शिक्षा के लिए एक लंबा आंदोलन किया. उसके बाद आजादी के बाद भारत की संसद ने कई कानून बनाए जिसमें शिक्षा की गारंटी, और शिक्षा की गारंटी के साथ साथ कई राज्यों की सरकारों ने स्कूल से लेकर पीजी तक निःशुल्क शिक्षा शुरू की, विशेष रूप से महिलाओं के लिए. हमारा एक प्रदेश केरल जिसमें सबसे पहले महिला शिक्षा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, और उस राज्य ने 98% महिला शिक्षित थी. अब इस देश के अंदर महिला शिक्षा में बदलाव आया है, और सरकारी नौकरियों के अंदर भी, और विशेष रूप से डेमोक्रेसी के अंदर हमारी जो सबसे नीचे स्तर की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, पंचायत राज, और शहरों के अंदर नगरीय निकाय, उनके अंदर अधिकतम राज्यों ने 33% महिलाएं आरक्षित है, और वहां पर महिला सरपंच, पंच, वार्ड मेंबर अपना डेमोक्रेसी के अंदर बेहतरीन काम कर रही है. तो निश्चित रूप से एक परिवर्तन आया है, और प्रधानमंत्री जी ने कई सामाजिक आंदोलन शुरू किए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन शुरू किया है. और अब आप देखेंगे कि चाहे निजी हो चाहे सरकारी हो, हर जगह महिलाएं
विशेष रूप से आगे बढ़ रही है, लेकिन इसके लिए और काम करने की आवश्यकता है। सरकार ने कई कानून बनाए, नियम बनाए, संविधान में संशोधन किए। आने वाले समय के अंदर जब आप आज़ादी के 100 साल देखेंगी तो आप देखेंगी कि महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही है। और हमारे भारत में तो सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर महिलाओं ने नेतृत्व किया है। आज भारत की राष्ट्रपति भी एक आदिवासी इलाके से आने वाली हैं और एक राज्यपाल के रूप में रही और फिर माननीय राष्ट्रपति के रूप में सबसे प्रथम पद के रूप में वो देश का नेतृत्व कर रही है। ये भारत की महिलाओं का एक नया परिवर्तन का युग हम भारत में देख रहे हैं इस 75 साल की आज़ादी के अंदर।